नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ऋषिकेश में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक निरीक्षण शुरू। भारतीय शिक्षा समिति के निरीक्षक पहुंचे। कॉलेज परिसर शिक्षा गुणवत्ता जानने का होगा प्रयास। नैनीताल में एसएसपी ने समाधान पहल का किया शुभारंभ। पुलिस कर्मचारियों के हित में समाधान पहल, पुलिस के मनोबल को बढ़ावा पहला उद्देश्य। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी अजय सिंह सख्त। रेड लाइट जंप करने वाले वाहनों पर कार्रवाई। सभी ट्रैफिक जंक्शनों का किया गया निरीक्षण। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों की कार्रवाई पर रफ्तार हुई धीमी। आवासीय मंत्री और एमडीडीए का बड़ा अधिकारी नाराज, केवल चालान काटकर ही किया जा रहा है खानापूर्ति। और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर बाबा का शव मिलने से फैली सनसनी। प्रथम दृष्टया ठंड लगने से बाबा की मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है, आपको बता दें केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहे हैं विकास कार्य। केदारनाथ में चल रहा है भव्य और दिव्य निर्माण। केदारनाथ और महाराष्ट्र की जनता से सीएम धामी की अपील, विकास कार्यों को गति देने में अपना सहयोग करे प्रदान। मैं श्री केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले निरीक्षण के दौरान भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के निरीक्षक कॉलेज की व्यवस्थाओं को गहनता से देखेंगे। कॉलेज में मानकों के अनुरूप छात्रों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं, इस पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना बताया गया है। बता दें कि 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, लोकेंद्र अंतवाल, भगत सिंह बोरा और महेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर कक्षा 10 के छात्र यश नारंग ने हॉल में उपस्थित सैकड़ों छात्रों और निरीक्षक करने पहुंचे निरीक्षकों को देश दुनिया की खबरों की जानकारी बुलेटिन पढ़कर दी। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि निरीक्षकों ने कॉलेज के विभागों में रखे दस्तावेजों के रखरखाव की स्थिति को देखा। रजिस्टर में दर्ज छात्रों की उपस्थिति पर भी अपनी नजर घुमाई। छात्रों से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बातचीत की। फिलहाल निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। निरीक्षण के समापन पर निरीक्षक अपनी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केदारनाथ उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। कांग्रेस मुख्यालय से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान जारी किया है। मतदान केंद्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता निभा रहे अपनी अहम भूमिका। केदारनाथ चुनाव को लेकर जनता में भारी उत्साह। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को मतदान करने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। बीजेपी मतों को प्रभावित करने का करती है कार्य, ये कहना है यशपाल आर्य का। सभी बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय। धीरे धीरे मतदान केंद्रों में आएगी तेजी। शाम तक अच्छी संख्या में मतदाता मतदान का करेंगे प्रयोग। जनता से स्पष्ट दिख रहा है कि केदारनाथ में होगा बदलाव। ये निश्चित रूप से कई मतदान केंद्रों के जो हमारे साथी हैं जो लगातार वहाँ पर पिछले दिनों से सक्रिय भी हैं, आज भी वह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो संकेत साफ है, उनका कहना है कि हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और माहौल अच्छा माहौल है, कहा है उन्होंने। एक सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये स्थिति देखने को वहां पर मिल रही है अभी तक। देखिए धीरे धीरे मतदान में तेजी आएगी और केदारनाथ उपचुनाव में जो हमने महसूस किया है, देखा है, लोगों में भारी उत्साह भी है, आक्रोश भी है। और आज भी हम लगातार अपने जो हमारे
मतदान केंद्रों पे हमारे साथी सहयोगी जो वहाँ पर सक्रिय हैं और मतदान के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं, उनसे लगातार हमने संवाद स्थापित किया है और सक्रिय और सचेत रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से मतों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। और तो सभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सभी साथी हर बूथ पर सक्रिय भी हैं और मतदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और जो अभी शुरुआती समय है, लेकिन हमें विश्वास है कि सायं तक अच्छी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस कर्मचारियों के हित में समाधान पहल का शुभारंभ किया है। एसएसपी ने पुलिस की दक्षता में सुधार और उनके मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से समाधान पहल का शुभारंभ व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने का या इधर उधर भटकने का उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ एक संदेश समाधान के माध्यम से उनकी समस्या संबंधी उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी और उसका त्वरित निस्तारण होगा। वहीं पुलिस मुखिया ने इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने एसएसपी नैनीताल की इस दूरदर्शी और सराहनीय पहल की जमकर सराहना की है। नैनीताल पुलिस के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी कुछ बेसिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए हमने एक नई पहल समाधान के नाम से शुरू की है। इसमें कर्मचारी जो हैं, जिनको ड्यूटी करने के दौरान या बाकी उनके अगर कोई ऑफिशियल मुद्दे हैं जिनमें उनको अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये पहल शुरू की है। अभी अपना जो भी समस्या है या जो भी सुझाव है, इस मोबाइल पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों को इन सब मामलों के लिए अधिकारियों के सामने पेश नहीं होना पड़ रहा है और इनकी सुनवाई फ़ोन के माध्यम से ही हो जाएगी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी अजय सिंह सख्त दिख रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर एसएसपी अजय सिंह सख्त। जेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही चालानी कार्रवाई। आम दिन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक जंक्शनों से जुड़ने वाले लिंक मार्गों पर बनेगी रंबल स्ट्रिप। पुलिस और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने सभी ट्रैफिक जंक्शनों का किया निरीक्षण। सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग का लिया जायजा। मार्गों को चिन्हित करने के लिए नगर क्षेत्र को 5 जोनों में किया गया विभाजित। शहर के सभी ट्रैफिक जंक्शनों पर दोबारा बनाई जाएंगी जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। उल्लंघन करने वाले 2000 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध की गई चालानी कार्रवाई। ड्रोन के माध्यम से जेब्रा लाइन, स्टॉप लाइन पर पुलिस की पैनी नजर। तो वहीं त्रिवेणी घाट पर एक बाबा का शव दिखाई देने से सनसनी मच गई है। गंगा घाट आने वाले श्रद्धालुओं ने बाबा का शव दिखाई देने पर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया। फिलहाल मृतक बाबा की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया ठंड की वजह से बाबा के मरने की आशंका जताई जा रही है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि सुबह गंगा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं ने चौकी को सूचना दी कि शौचालय के निकट एक बाबा अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ कर बाबा के संबंध में जानकारी जुटाई। पता चला कि बाबा त्रिवेणी घाट पर कई साल से रहकर गुजर बसर कर रहा था। पुलिस ने अचेत अवस्था में बाबा को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचवाया है, जहां डॉक्टरों ने बाबा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि ठंड लगने की वजह से बाबा की मौत होने की ये प्रतीत हो रही है। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया है। बाबा के कपड़ों से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने बाबा की पहचान करने के साथ अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश से सामने आ रही है। आपको बता दें, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की रफ्तार हुई धीमी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेटिंग गेटिंग के खेल में अवैध निर्माण की कार्रवाई पर रफ्तार हुई धीमी। अवैध निर्माणों पर धीमी कार्रवाई से आवासीय मंत्री और एमडीडीए का बड़ा अधिकारी नाराज। अवैध निर्माणों पर केवल चालान काटकर ही की जा रही है खानापूर्ति। सेटिंग गेटिंग के खेल में श्यामपुर में एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की अहम भूमिका। भरत विहार, गंगानगर सहित कई क्षेत्रों में शिकायतें होने के बावजूद भी बड़े अवैध निर्माण कार्यों पर कोई कार्रवाई नहीं। अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद। सेटिंग गेटिंग का खेल कब तक होगा खत्म? कब मिलेगा एमडीडीए को राजस्व? एमडीडीए के हित में सेटिंग गेटिंग के खेलों का जल्द होगा खुलासा।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, हम भी लगातार जो है अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अवैध निर्माणकर्ता जो है निर्माण को नहीं रोकेंगे। और एक बार फिर यही सामने आया है कि सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, जिसके चलते जो है कार्रवाई धीमी रफ्तार में है और अब खुद यहाँ जो है मंत्री और अधिकारी भी इससे नाराज दिख रहे हैं। कमल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चल कमल, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है। कमल, सवाल वही है कि हम लोग भी लगातार अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और ये भी साफ करते रहे कि जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवैध निर्माणों पर लगाम नहीं लगेगी। और एक बार फिर सामने आया है कि साठगांठ और जो है सेटिंग गेटिंग के खेल की वजह से ही ये लोग पनप रहे हैं। हाँ संदीप, कहें तो लगातार हम देख रहे थे कहीं ना कहीं कार्रवाइयां जारी थी और लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अवैध निर्माण में भी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहें पिछले दिनों से कुछ ना कुछ फिर वो स्थिति बनती जा रही है। कार्रवाई में जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आ रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि सिर्फ नोटिस काट के ही सीमित किया जा रहा है और जो बड़ी कार्रवाई है जिसकी उम्मीद थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, जिससे जो आवास के मंत्री हैं और बड़े अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अगर कार्रवाइयां होती हैं तो कहीं ना कहीं राजस्व जरूर बढ़ता है एमडीडीए का और उसके नियमों का भी पालन होता है। पर क्या कारण है कि ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? अब इसको देखना भी होगा। कहीं मामले भी निकल के आ रहे हैं, वही अब देखना होगा कि कब ये चीजें, क्योंकि हम लगातार एमडीडीए के हित में, जनता के हित में और लगातार हम इन चीजों को, खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। अब यही देखना है कि कब इन कार्रवाइयों में फिर तेजी आती है और कहीं ना कहीं लोगों में, अवैध निर्माण वालों में कहीं ना कहीं फिर विभाग का खौफ दिखाई देगा। कमल, क्या लगता है कि जो सांठगांठ हो रही है ये बड़े लेवल पे है या फिर छोटे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सांठगांठ को अंजाम दे रहे हैं, जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ संदीप, कहें तो अब चीजें निकल के आ रही हैं, कई चीजें निकल के भी आई हैं। अब कहीं ना कहीं छोटे से बड़े लेवल तक ये चीजें निकलती हैं और कहीं कहीं तब ये चीजें निकल आती हैं और संज्ञान में कई चीज आ रही हैं। और जैसे जैसे हम चीजों का पता चल रहा है और कहीं जानकारियां मिल रही हैं और धीरे धीरे इन चीजों का खुलासा भी किया जाएगा ताकि ये चीजें ज्यादा ना हो और कहीं ना कहीं जो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल कमल, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, और कहीं ना कहीं अब जो ये कार्रवाइयां हैं उसमें तेजी आए और कहीं ना कहीं जो राजस्व एमडीडीए का जो लगातार बढ़ता हुआ दिखना चाहिए वो फिर बढ़ता दिखाई दे और लोगों में कहीं ना कहीं डर हो। और ये सब चीजें जब निकल के आ रही हैं हम इसकी पूरी तह में भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों का जल्द से जल्द खुलासा भी किया जाएगा ताकि इन चीजों पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग सके। कमल, ये कह सकते हैं कि अब जो प्रशासन है उसके सामने दो चुनौतियां सामने खड़ी है। एक तो उन लोगों को रोकना जो अवैध निर्माण कर रहे हैं और दूसरा वो कर्मचारी जो खुद अंदर खाने होकर ये सांठगांठ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लगातार हम इन चीजों को उजागर करते रहते हैं और ये मामला एमडीडीए डिपार्टमेंट का है क्योंकि प्राधिकरण ही इसमें सर्वमान्य होता है और प्राधिकरण को ही कार्रवाई करनी पड़ती है और प्राधिकरण को ही निर्णय लेना पड़ता है। अब यही देखना है कि जब हम इन चीजों को उठाएंगे कहीं ना कहीं आगे निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज पे देखते हैं कितनी रोकथाम लगती है, क्योंकि लगातार जो आवासीय मंत्री हैं वो भी लगातार कह चुके हैं कि लगातार अवैध निर्माणों की कार्रवाई होनी चाहिए और एमडीडीए के नियमों का सख्ती पालन होना चाहिए। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मतदान लगातार जारी है। बड़ी खबर, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू है। 1 बजे तक 34% से अधिक रहा मतदान। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। मतदान के लिए लोगों में उत्साह। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी और संवेदनशील बूथों पर सीपीएफ टीम तैनात। केदारनाथ विधानसभा में 90,875 मतदाता, 44,919 पुरुष और 45,956 महिलाएं। केदारनाथ उपचुनाव में 2 जोनल और 27 सेक्टर 173 पोलिंग बूथ। बीजेपी कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। 23 नवंबर को होगी मतगणना। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केदारनाथ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है और लोग
बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, बूथों को सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। अगर बात करें प्रतिशत की तो 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, केदारनाथ विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव लगातार जारी हैं। 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो करीब 34% हुआ था। कह सकते हैं कि बहुत धीमी रफ्तार चल रही है, आखिर क्या वजह है? हाँ, कहें तो सुबह 8 बजे मतदान हुआ था और कहें तो लगातार ठंड का प्रकोप भी कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि अब शीतलहर आ चुकी है और वो जो इलाका है पूरा पर्वतीय इलाका आता है, पूरा केदार विधानसभा का इंडियन इलाका है, तो कहीं ना कहीं ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो सुबह मतदान शुरू हुआ था, सुबह भले ही कम था, हम देख रहे 11 बजे तक सिर्फ 17.5% मतदान हुआ था, लेकिन 1 बजे तक जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं ये प्रतिशत जो है ये लगातार डबल हो गया, मतलब 34.5% हो गया। तो अब यही देखना है, धूप खिली है, कितना ज्यादा मतदान होता है, लोगों में उत्साह जोर दिखाई दे रहा है, पर ये देखते हैं प्रतिशत कहां तक जाता है। तो कुल मिला के कहें 23 आज मतदान हो रहा है और 23 तारीख को यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और लगभग 90,875 यहाँ पर मतदाता हैं और इसमें 44,900 कुछ पुरुष हैं, लगभग 45,000 से अधिक जो है महिलाएं मतदाता हैं। और पूरी कहें तो पूरी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर विशेष व्यवस्था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। 2 जोनल भी गए हैं, 27 सेक्टरों में भी बांटा गया और 173 पोलिंग बूथ भी है। कुछ पोलिंग जो बूथ है वो इंटीरियर भी है, मतलब इंटीरियर में भी है। तो कुल मिला के कहें लगातार इलेक्शन कमीशन यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अब यही देखना है शाम 6 बजे तक मतदान होना, ये प्रतिशत कितना 55-60 या इससे अधिक में ही पहुंचता है या कहां पहुंचता है यह भी देखना हो, क्योंकि 3-4-5 बजे बाद फिर कहीं ना कहीं ठंड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे 11 बजे के बाद मतदान बढ़ा है तो 11 से 3-4 बजे तक हमें देखना होगा कितना और प्रतिशत मतदान होता है, ताकि जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, वो प्रतिशत कहां तक पहुंचना है इसका हमें भी इंतजार करना होगा। कमल, अगर वोटरों की बात करें तो लोगों में क्या उत्साह देखा जा रहा है और खासकर युवाओं में जो वोट डालने पहुंच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उत्साह तो है ही है पूरा। लोग हम देख रहे हैं कि निकले हैं घर से, क्योंकि अगर आप पर्वतीय क्षेत्र की बात कहें तो कहीं ना कहीं पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर लगातार पार्टियों ने बाहर जाके भी जो इस विधानसभा के अन्य जो मतदाता थे अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली से पंजाब से, वहां भी लोगों से जाके अपील करी थी कि आप आए, इस मतदान में हिस्सा ले और मतदान में प्रतिभाग करें, से ज्यादा मतदान हो और एक विकास की को यहाँ पर बढ़ावा देने के मतदान किया जाए। अब यही देखना है कि क्या स्थिति बनती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ टक्कर बताई जा रही है। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में है, पर भाग्य का फैसला जो है वो जब 23 तारीख को जब ईवीएम जब खुलेगी और यहाँ पर मतगणना होगी तो लगभग 11-12 बजे तक ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि इस पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही हैं। कमल, बिल्कुल हमने देखा था कि बीजेपी ने एक और यहाँ पर तरीका अपनाया था कि प्रवासियों को ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। तो क्या बीजेपी का वो फैक्टर लग रहा है कि यहाँ पर कारगर साबित होता दिखेगा? हाँ, मैं कहूँ प्रयास बहुत ज्यादा किया गया था। स्वयं महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा प्रयास किया था इसको करने का कि जो मतदाता जहां मतदाता और इस राज्य से अन्य जगह से और राज्यों में चले गए हैं वो यहाँ पर आए और मतदान का प्रयोग करें। तो अब यही देख रहे हैं कि प्रयास जरूर किया गया था। जब मत प्रतिशत पता चलेगा, जब मैंने कहा अंतिम जब मतगणना के आंकड़े आ जाएंगे तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या स्थिति बनती है। तो कुल मिला के कहें जो लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा जोड़ दिया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करके आए, पार्टियां भी प्रयास कर रही थी और अभी भी सभी पार्टियां मतदाताओं से अपील कर रही थी ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए ताकि अपने जो मतदान का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए और एक अच्छा कैंडिडेट निकल के आए जो यहाँ के लोगों की जनसमस्या सुन के उनकी विकास करे। कमल, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की और तमाम तैयारियों की तो वो कैसी और किस तरह की जो है स्थितियां बूथों पर देखी जा रही हैं? हाँ, कहें तो बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था यहाँ मैंने कहा ना कि थोड़ा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है, यहाँ कोई ऐसे झगड़े फसाद वाले या कोई ऐसे मामले निकल के नहीं आते हैं। पर सुरक्षा की दृष्टि से तो कहें तो सीआरपीएफ की यहाँ पर टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई है।
साथ ही वन क्षेत्र और वन विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बूथों पर भी और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है जो संवेदनशील है। पर कुल मिला के कहें बिल्कुल शांतिपूर्ण इलाका है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कोई ऐसा चीजें नहीं है कि आपस में कोई तनाव बढ़े, कुछ बनाए। पर कुल मिला के कहें मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। कुल मिला के मैंने बताया कि सभी 27 जोनलों में भी यहाँ पर सेक्टरों में बांटा गया और 2 जोनल भी बनाए गए हैं केदार विधानसभा में। तो कुल मिला के कहें शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर चल रहा है और शाम तक सारी पिक्चर कहें तो 5:30-6 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर होगी क्या स्थिति पूरे इस विधानसभा में रही। बिल्कुल कमल, तमाम तस्वीरों का जब तक साफ होंगी, शाम तक हो पाएंगी, तब तक का इंतजार हमें भी करना पड़ेगा और साथ ही मतदाताओं को समेत पूरे राज्य के लोगों को भी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।